जय हिंद दोस्तों। आज 24 फरवरी 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ। जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं पोस्ट करता हूँ ताकि उसे आप लोग खुद से पढ़ लें। और साथ ही साथ मुझसे अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखना शुरू किया तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है, टोटो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर या डी पश्चिम बंगाल। आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा और ख़ास करके ये जनजाति चर्चा में क्यों थी, पेपर में क्यों आया था, इसके बारे में वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक गिरफ्तार। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है न्यूज़, लेकिन ये संस्था एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं ईडी। चूँकि नवाब मलिक को गिरफ्तार ईडी किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया, और जहाँ भी कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ ईडी ही एक्शन लेने का काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा और सीबीआई जाकर के एक्शन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा और एनआईए आके एक्शन लेगी। ऐसा नहीं होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस होगा और एनसीबी आके एक्शन लेगी। ऐसा नहीं है। जिसका जो काम है वही करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग पे एक्शन लेने का काम ईडी ही करता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ही करता है, प्रवर्तन निदेशालय ही करता है। तो डिस्कस करेंगे ईडी के बारे में। हालांकि हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन कई सारे नए सब्सक्राइबर यहाँ जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, तो मैं एक बार फिर से ईडी के बारे में डिस्कस करता हूँ। बेसिक जानकारी। ईडी मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस निदेशालय की उत्पत्ति 1 मई 1956 को हुआ था। तो इसकी स्थापना 1956 में हुआ था 1 मई को। और किसके तहत हुआ था? तो फेरा एक्ट था। उस समय में फेरा एक्ट था, FERA। हमारे देश में फेरा एक्ट आया था। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में ही आया था, आज़ादी के बाद ही आया था। तो इसी फेरा एक्ट के माध्यम से 1956 में ईडी की स्थापना किए थे, जो फेरा एक्ट को विनियमित करने का काम करती थी। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम को विनियमित करने का काम करती थी ईडी। फेरा में संशोधन 1973 में हुआ है और उसके बाद 1999 में फेरा को फेमा बना दिया गया। पहले फेरा था FERA, अब फेमा बना दिया गया FEMA। तो पहले था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब हो गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो 1999 में फेमा आ गया है। तो अब ईडी जो है फेमा के तहत रेगुलेट होती है। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और उसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में है और दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और साथ ही साथ 5 क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ और दिल्ली। 2 एक्ट का उल्लंघन होता है तभी जाकर के ईडी एक्शन लेती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो फेमा एक्ट FEMA, फेमा एक्ट 1999, और दूसरा है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो ये 2 एक्ट का उल्लंघन होगा, फेमा एक्ट 1999 और PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तभी जाकर के ईडी एक्शन लेने का काम करेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा। इस पर मुझे जैसे ही समय मिलेगा आज, ओके, इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। एक एडिटोरियल है, कुछ पॉइंट मैं एडिटोरियल में डिस्कस करूंगा, लेकिन बेसिकली यूक्रेन एंड रूस का जो विवाद है, यूक्रेन और रूस के विवाद पे सेपरेट वीडियो बना करके मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ही मुझे समय मिलेगा आज, मैं कोशिश करूंगा कि आज इस पर वीडियो बना करके डिस्कस किया जाए। हालांकि आज 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो प्रभात पब्लिकेशन की सेट डिस्कशन हम लोग करते हैं, सेट नंबर 6 का भी डिस्कशन आज मैं अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। सेट नंबर 6 प्रभात पब्लिकेशन का डिस्कशन आज हम लोग अपलोड कर देंगे।
माल्या, नीरव और चौकसी के 18,000 करोड़ जब्त कर बैंक को लौटाया। देखिए यहाँ पे भी चर्चा होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। देखिए यहाँ पे चर्चा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, ईडी का यहाँ भी चर्चा है, इस न्यूज़ में भी ईडी का चर्चा है। तो ये संस्था लगातार चर्चा में रहती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ईडी हो गया, ये सब लगातार आपको चर्चा में रहती है। अब ये जो न्यूज़ है इसके बैकग्राउंड में क्या है, इसके बैकग्राउंड में एक संस्था है और उसको लेकर के अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग विश्व में लगातार सुधरी थी, हालांकि अब वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद कर दिया। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जब भारत की रैंकिंग लगातार इंप्रूव हो रही थी तो उसका एक रीजन था आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो वसूली की प्रक्रिया है उसके लिए आईबीसी आया था। तो इसी तरह का जो मान लो कोई पैसा लेकर भाग गया या कोई कंपनी डिफॉल्टर घोषित कर दी, तो ऐसे कंडीशन में जो वसूली की प्रक्रिया थी इसी को लाया गया था आईबीसी के द्वारा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 में आया था। तो ये संस्था लगातार चर्चा में रहती है। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कुतुब मीनार को लेकर के यहाँ पे चर्चा है, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इम्पोर्टेंट होता है काफ़ी, ये भी संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ASI मतलब होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारे देश में ऐतिहासिक धरोहर है, कुतुब मीनार हो गया या ताजमहल हो गया या कोई भी ऐतिहासिक भवन है, तो उस ऐतिहासिक भवन को देखरेख करने का काम करती है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसलिए ये संस्था भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और कुतुब मीनार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कुतुब मीनार से जुड़े हुए कौन कौन से शासक भारत में हुए थे, कौन कौन से शासक भारत में जो जुड़े हुए हैं कुतुब मीनार से। तो कोशिश कीजिएगा इसका जवाब देने का कमेंट सेक्शन में। ब्रिटेन में बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास में शामिल होगी भारतीय स्वदेशी तेजस विमान। इससे पहले आपने देखा होगा कि सिंगापुर में भी तेजस शामिल हुआ था, और इसी तरह से कुछ एक्सरसाइज जो शामिल हो रहा है, ब्रिटेन में भी तेजस शामिल हो रहा है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही तेजस है। अचानक बदलावों से मुक्त है भारत और फ्रांस के संबंध। देखिए फ्रांस के बारे में बस एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जरूर शेयर करूंगा। जब 1998 में 1998 में 1998 या 1999 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1998 या 99 देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 1998 या 1999 में जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था और उसके बाद विश्व के देश ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें अमेरिका भी था, जिसमें कई सारे पश्चिमी देश थे। फ्रांस वो इकलौता पश्चिमी देश था जिन्होंने भारत का समर्थन किया था। तो फ्रांस इकलौता ऐसा देश था जो परमाणु विस्फोट करने के बाद, भारत ने परमाणु परीक्षण जो किया था उसके बाद भारत का समर्थन किया था। उस समय में अमेरिका जैसा देश हम पे बैन लगा चुका था, उस समय कनाडा हम पे बैन लगा दिया था, और विश्व के कई सारे देश जो अमेरिका के एलाई थे सब ने हम पे बैन लगा दिया था। इकलौता पश्चिमी देश फ्रांस था जो भारत का समर्थन किया था या भारत के साथ खड़ा था। पॉक्सो मामले में संबंध, प्रेम संबंध जमानत का आधार नहीं है। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो के तहत दर्ज मामले में इस आधार पे आरोपित को जमानत नहीं दी जा सकती कि उसके और पीड़िता के बीच में प्रेम संबंध थे और शादी के इनकार करने पे केस दर्ज किया गया, राइट। तो इस आधार पे आपको जमानत नहीं मिल सकता। पॉक्सो के बारे में थोड़ा सा बेसिक जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉक्सो का पूरा फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में आया था। निर्भया घटना के बाद जो है पॉक्सो एक्ट को भारत में लाया गया था। पॉक्सो अधिनियम 2012 को बच्चों के हित और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बच्चों को यौन अपराध, यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान करने के लिए लागू किया गया था।
इस अधिनियम में बालक को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। यानी बालक क्या होगा, वो 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित किया गया। यह बच्चों के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हर चरण को महत्व देते हुए बच्चों के श्रेष्ठ हित और कल्याण के सम्मान की रक्षा करता है। ये इस अधिनियम में लैंगिक भेदभाव नहीं है, यानी बच्चा चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पॉस्को के एक्ट जो है दोनों के लिए लागू हो सकता है। सेक्सुअल ऑफेंस जो है बच्चे मेल और फीमेल दोनों बच्चा पे हो सकता है। इस डिसीजन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है कि अगर मान लीजिए कि बच्चे की आयु जो है वो 18 वर्ष से कम है और उसने शादी से इनकार कर दिया है, इस आधार पे अगर वो केस होता है तो भी पोस्को आप पे लग जाएगा, राइट। तो पोस्को के तहत जो है सामने वाली पार्टी है उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने प्रेम संबंध था और प्रेम संबंध में शादी से इनकार कर दिया। 18 वर्ष से कम आयु का एज है तो पोस्को लगना ही लगना है। कृषि निर्यात की एक और तेजी से बढ़ रहा बिहार परिवहन एक और बड़ी चुनौती है। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली बिहार में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और वो सेमिनार जो है नाबार्ड, बिहार के कृषि मंत्रालय और एपीडा तीनों ने मिलकर किया और तीनों ने इस बात की चर्चा किया है कि बिहार में जो है लगातार अब क्या हो रहा है कि कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का पढ़ेंगे, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं खास करके मेंस वगैरह की, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ भी इस बात को पॉइंट आउट किया गया कि जहाँ 2005 में हमारे जो है महज 3 करोड़ रुपया मूल्य का कृषि निर्यात था, अब बढ़ करके 3000 करोड़ रुपया हो गया। तो कृषि निर्यात लगातार बढ़ रहा है देश में और खास करके बिहार में कृषि निर्यात बढ़ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बिहार में कृषि निर्यात और कैसे बढ़े, इसके लिए यहाँ पे चर्चा किया गया और कुछ पॉइंट आउट, कुछ चीज़ों को फिगर आउट किया गया और ये न्यूज़ पूरी तरह से बिहार से संबंधित है। सबसे ज़्यादा बिहार में जो कृषि निर्यात होता है वो चावल का होता है, दूसरे स्थान पे मक्का है और तीसरे स्थान पे गेहूं है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार खेती करना जरूरी है। जो इंटरनेशनल डिमांड है, अगर मान लीजिए डिमांड है, विश्व में डिमांड आ रही है कि हमें सरसों की खेती करना है तो सरसों की खेती कीजिए आप, डिमांड आ रही है कि चावल की खेती करना तो चावल की खेती कीजिए। तो डिमांड के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार, मांग के अनुसार अगर खेती को बढ़ावा दिया जाए तो इससे क्या होगा कि हमारा निर्यात बढ़ेगा। एक तो पॉइंट ये कहा गया। दूसरा कहा गया है कि उत्पादों के प्रमाणन जरूरी है। बिहार अगर कृषि निर्यात में कम है तो उसका एक रीजन है कि उत्पाद का प्रमाणन नहीं मिल पाता, सर्टिफिकेशंस नहीं मिल पाता जल्दी, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो कहा गया है कि क्या करना चाहिए, तो नाबार्ड कह रहा है कि हम किसानों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और सामूहिक खेती पे हम बढ़ावा देंगे। और एपीडा का कहना है कि चूंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, बिहार में समुद्र का एक्सेस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से कृषि उत्पाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या कृषि को भेजा जाना चाहिए। यानी हवाई जहाज का प्रयोग करके कृषि उत्पाद को दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए या दूसरे देश भेजा जाना चाहिए। देखिए, चूंकि बात चल रही है कृषि निर्यात की, तो कृषि निर्यात को लेकर के देश भर में, चाहे वो किसी भी स्टेट हो, किसी भी राज्य हो या कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, एक संगठन जो कृषि निर्यात को लेकर के काम करती है वो एपीडा काम करती है। एपीडा मतलब होता है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यानी कृषि निर्यात को लेकर के एपीडा ही एक्शन लेने का काम करती है, एपीडा ही नियम बनाती है, एपीडा ही कानून बनाती है और एपीडा ही उसे रेगुलेट करती है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन दिसंबर 1995। तो दिसंबर 1995 में एपीडा की स्थापना जो हुआ था इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। और एपीडा कृषि मंत्रालय के तहत काम नहीं करती है, एपीडा काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत। चूंकि यहाँ पे निर्यात लग गया, कृषि निर्यात लग गया, कृषि वस्तु का निर्यात की बात हो गई, तो ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करता है।
इसका प्रमुख काम क्या है? फल, सब्जी, उसके उत्पाद, मांस और उसके उत्पाद, मुर्गा और उसके उत्पाद, डेयरी उत्पाद, ये बहुत सारे जो उत्पाद हैं उस उत्पाद को रेगुलेट करना या उस उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना बेसिकली एपीडा का काम है। बजट के प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्र पे होगा तेज विकास। देखिए बजट को लेकर के मैंने डिस्कस किया था, लगभग 50 मिनट का वीडियो था, उसमें बजट को लेकर के मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ग्रामीण विकास का भी जो चर्चा बजट में था वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वहाँ पर, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। पीएफ में देरी पे कर्मचारी के नुकसान की भरपाई करेगी कंपनी, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, वन टाइम है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि 2 दशक में 7.5 लाख होगी प्रति व्यक्ति आय। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी जी ने कहा है कि $2000 जो अभी हम लोग का जो है प्रति व्यक्ति आय लगभग $2000 है, और ये बढ़ करके हो जाएगा $10,000, और यूरोप में जो है प्रति व्यक्ति है $38,000। आप सोच कर देखिए, $38,000 यूरोप के प्रति व्यक्ति आया है, हमारा प्रति व्यक्ति आया महज $2000। लेकिन ये हमारा जो प्रति व्यक्ति आया है ये भी बढ़ करके $10,000 हो जाएगा 2 दशक में। तो ये कहना है मुकेश अंबानी जी का। और साथ ही साथ 2030-32 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। टारगेट है 2030-32। सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन था? अमेरिका, निश्चित तौर पे अमेरिका, दूसरा चीन होगा और तीसरा नंबर पे भारत आ जाएगा। तो आगामी 10 वर्ष में भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्रिप्टो करेंसी के भ्रामक विज्ञापन पे नकेल। आज मुझे क्रिप्टो करेंसी पे एक एडिटोरियल आया है, डिस्कस करना मुझे आपके साथ, मैं वहाँ डिटेल से डिस्कस करूँगा। लेकिन कई सारा जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर, क्रिप्टो करेंसी के जो भ्रामक विज्ञापन है उस पर नकेल कसा जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कई सारा विज्ञापन आ रहा है। एक शो आता है, आई थिंक यूट्यूब पे एक शो आता है भारती टीवी के नाम से, या भारती का जो चैनल है, भारती सिंह का जो चैनल है, उस चैनल पे एक शो आता है, आप देखिएगा, उसको स्पॉन्सर क्रिप्टो करेंसी करता है। उसमें जो विनर होता है वो लोग गेम शो करवाते हैं, उसमें जो विनर होता है उसको $1000 दिया जाता है, लेकिन उसको स्पॉन्सर किया है आपको क्रिप्टो करेंसी। बीच बीच में उस क्रिप्टो करेंसी का लगातार प्रचार आते रहता है। तो इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन है उसको नकेल कसने की आवश्यकता है, और इसी को लेकर के लगातार एजेंसी काम कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी पे के भ्रामक विज्ञापन पे नकेल कसा जाए। भारत की समस्या बढ़ने वाला यूक्रेन संकट। देखिए 2 प्रांत हैं यूक्रेन का, जो 2 प्रांत हैं, आज मुझे डिस्कस करना है तो मैं करूंगा वहीं पे डिटेल से। लेकिन 2 प्रांत जो है डेनोस्क और लुहांस्क, ये जो 2 प्रांत हैं यूक्रेन के, इस 2 प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। डोनेस्क और लुहांस्क, ये दोनों को जो है, दोनों ही प्रांत था यूक्रेन का, इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया है रूस के द्वारा। ओके, ये आपको रूस है, ये रूस का पार्ट है। ये आपको क्रीमिया दिख रहा है, क्रीमिया की यूक्रेन दिख रहा है, यूक्रेन की राजधानी कीव यहाँ पे है। और यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे स्टेट हैं यूक्रेन के, जो छोटे छोटे जगह है, छोटे छोटे स्टेट हैं, एक डोनेस्क यहाँ पे है और इसी के आसपास यहाँ पे आपको लुहांस्क है। तो लुहांस्क और डोनेस्क दोनों को ही स्वतंत्र करवा लिया है रूस ने, और इसे एक नया देश घोषित कर दिया है रूस ने। तो मैं सेपरेट वीडियो बना करके इस पर डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो नीचे यहाँ पे क्रीमिया है, क्रीमिया को 2014 में ही रूस ने हथिया लिया था। क्रीमिया भी पार्ट था यूक्रेन का, और इसे 2014 में ही यूक्रेन से हथिया लिया था रूस ने। क्रिप्टो की राह पे चलना संभल कर। क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी पे इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है जिसमें लेन देन सभी जानकारियाँ को कूटपथ क्रिप्टो तरीके से डाटाबेस में सुरक्षित रखा जा सकता है। और बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी काम करती है, क्रिप्टो करेंसी काम करती है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो क्रिप्टो करेंसी
वर्चुअल करेंसी है, और ये जो है इसको इनक्रिप्ट करके जो है एक डेटाबेस फॉर्म में रखा जाता है, और ये काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अगर आप देखिएगा तो जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, चौथी औद्योगिक क्रांति का कई सारा पार्ट है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का कई सारा पार्ट है, फोर्थ IR का। एक तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी है, एक रोबोटिक्स भी है, एक मशीन लर्निंग भी है, एक ऑगमेंटेड रियलिटी भी है, कई सारा पार्ट है। तो उसी का चौथी औद्योगिक क्रांति का एक पार्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली 2008 के बाद हुई थी। पहली बार बनी है 2010 में, लेकिन 8 के बाद हुई थी। 8 में क्या हुआ था, 2008 ही क्यों, उसका रीजन है 2008 ही क्यों, क्योंकि ग्लोबल अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं डॉलर पे आधारित है। विश्व की अर्थव्यवस्था डॉलर पे आधारित है, यानी डॉलर किस देश का प्रतीक है, या डॉलर किस देश की मुद्रा है, तो अमेरिका की मुद्रा है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो डॉलर पे आधारित है, या डॉलर के अनुसार उसका मापदंड किया जाता है। आज भी आप देखिएगा किसी भी देश की संपत्ति को डॉलर में मेजर किया जाता है, भारत के फॉरेक्स रिजर्व को भी डॉलर में मेजर किया जाता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था जो डॉलर पे बेस्ड है, जो अमेरिकन करेंसी पे बेस्ड है, अगर यही अमेरिकन करेंसी क्रैश कर जाएगी तो क्या होगा, पूरा विश्व क्रैश हो जाएगा? नहीं, अगर डॉलर ही मान लीजिए क्रैश कर गया, डॉलर ही खतरे में आ गया, तो पूरा विश्व क्रैश कर जाएगा। और यही हुआ था 2008 में। 2008 में जो वैश्विक क्राइसिस हुआ था, विश्व में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्वॉल्व था कि विश्व की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर पर आधारित थी, और अमेरिका में क्राइसिस आ गया, अमेरिका बैंक डूब गया था कई सारा। तो विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था 2008 में। तो उसके बाद कई सारे लोगों को लगा कि हम अमेरिका पे क्यों डिपेंडेंट हैं, हम ऐसा करेंसी बनाते हैं जो किसी भी परिस्थिति में इंडिपेंडेंट हो, इन्फ्लेशन वगैरह से इंडिपेंडेंट हो। हम ऐसा करेंसी बनाते हैं जो अमेरिकी डॉलर पे आधारित ना हो, अमेरिका की डॉलर पे उससे कोई प्रभाव ना पड़े, या उस पर इन्फ्लेशन का कोई प्रभाव ना पड़े, डिफ्लेशन का कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसी में एक व्यक्ति थे, देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, नातोशी करके एक व्यक्ति था, जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन की शुरुआत किया था। तो सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो था बिटकॉइन था, और 2010 में इसका जो कॉस्ट था महज था $0.0008। तो ये काफ़ी कम था, और इसका जो मार्केट कॉस्ट रहा जो 2010 में $1 से काफ़ी कम था, 1 सेंट से भी इनफैक्ट कम था। अप्रैल 2021 में एक बिटकॉइन का कीमत हो गया $65,000। अब आपको सोच कर देखिए, $65,000 मतलब हो गया लगभग, मान लीजिए कि लगभग 40 लाख के आसपास हो जाएगा। तो जो बिटकॉइन की कीमत 2010 में $1 से भी कम था, उसकी कीमत सीधे 40 लाख रुपए हो गया था 2021 में अप्रैल में। क्रिप्टो करेंसी के क्या लाभ है? तीव्र लेन देन होगा और सस्ता लेन देन होगा, आसानी से लेन देन होगा, तुरंत आप लेन देन कर लीजिएगा। किसी को पैसा भेजना है इमीडिएटली भेजिए, और किसी से लेना इमीडिएटली आप ले लीजिए। लागत प्रभावी होगा, यानी बैंक क्या करता है कि बैंक बिचौलिया का काम करता है। क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, वैश्विक सेवाओं के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है $100 ट्रिलियन की, उसमें 3% का शुल्क ये जो कंपनी है ये लेते हैं। चाहे क्रेडिट कार्ड की कंपनी हो, मास्टर कार्ड हो, वीज़ा कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, ATM कार्ड हो, ये सारा का सारा जो है ट्रांजैक्शन का पैसा लेता है, जो सेवा देता है उसका पैसा लेता है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज होना शुरू हो जाता है तो ये पैसा नहीं लगेगा, ये पैसा बच जाएगा, और प्रभावी समय यानी कम समय में आप सारा का सारा काम आप कर लीजिएगा। तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी कुछ इसका, और नेगेटिव काफ़ी डोमिनेंट है। विज्ञापन की अत्यधिक संख्या, प्रायः क्रिप्टो बाजार में त्वरित लाभ कमाने के तरीके के रूप में देखा जाता है, और उसके कारण लोगों को इस बाजार में सट्टा लगाने के लिए लोभावित किया जाता है। तो एक तरह से सट्टा मार्केट हो गया क्रिप्टो करेंसी। तो पहला तो नेगेटिव पॉइंट है कि सट्टा मार्केट के रूप में जो है क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं आ रहा है, जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। और आप देखिएगा बिटकॉइन की कीमत जनवरी 2021 में $40,000 US था एक बिटकॉइन की कीमत। उसके बाद उसी महीने में 3 महीने के बाद अप्रैल में ये $65,000 हो गया।
और उसी के जस्ट बाद यानी मई में ये गिर के $30,000 हो गया। तो आप सोचिए कि जिन्होंने $65,000 पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, यानी जो 40 लाख रुपए या 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा, वो $30,000 पे उससे भी आधा, एक महीना में जस्ट आधा हो गया। मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए कि जो 50 लाख रुपए खरीद लगा करके एक बिटकॉइन परचेज करता है अप्रैल 2021 में, मई 2021 में उसका कीमत, उस बिटकॉइन का कीमत हो जाता है 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए। तो ये मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े मुद्दे, सेबी ने इस मुद्दे पे हरी झंडी दिखाई कि क्रिप्टो मुद्राओं के समावेशन और निपटान का कोई नियंत्रण नहीं है। तो सेबी का कहना है कि इस पर हम कोई नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं, और आरबीआई भी कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को नियंत्रण स्थापित करना काफ़ी मुश्किल है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व में आतंकवाद की घटना, हथियार खरीदने के लिए, खास करके ब्लैक मार्केट के लिए क्रिप्टो करेंसी का यूज किया जा सकता है या यूज हो रहा है। इनफैक्ट आतंकवादी को कहीं हथियार खरीदना मान लीजिए किसी से, तो वो पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं करके बिटकॉइन उसको भेज सकता है हथियार की कंपनी को। तो आतंकवाद की घटना को बढ़ावा देने के लिए बिटकॉइन का प्रयोग हो सकता है। तो ये सब बेसिक जानकारी है बिटकॉइन के बारे में। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रतिबंधों का भारत के सैन्य सहयोग पे असर नहीं होगा। रूस पे जो कई सारे पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया है, उससे भारत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बड़े सुरक्षा संकट का सामना कर रही दुनिया। देखिए, एक मेंस पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको भी सोचना चाहिए इस टॉपिक पे। एक टॉपिक है यूएन रिफॉर्म्स। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार, मैं देखा हूँ कि पिछले 2 वर्ष से लगातार वो जो यूएन को संबोधित कर रहे हैं, तो वो यूएन रिफॉर्म्स की चर्चा करते ही करते हैं। आखिर यूएन रिफॉर्म्स की आवश्यकता है क्यों? इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। पीएम मोदी का अगर यूएन का भाषण सुनिएगा आप, यूएन में जो भाषण दिए हैं, पिछले वर्ष भी दिए थे, 2021 में भी दिए और 2020 में भी, दोनों भाषण मैंने सुना है और दोनों में उन्होंने कहा है कि यूएन को रिफॉर्म्स की जरूरत है। क्यों? रूस और यूक्रेन का विवाद हो रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने की कंडीशन में यूएन खामोश है। तो विश्व युद्ध की तरह कगार पे एक बार फिर विश्व खड़ा है, एक बार विश्व युद्ध होने की संभावना हो रही है। यूएन खामोश है। तो जो यूएन की स्थापना विश्व युद्ध को रोकने के लिए किया गया था, वही यूनाइटेड नेशन आज के डेट में खामोश है, जब रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि इसे तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। चीन की मनमानी को लेकर के यूएन खामोश है। फिलीपींस और चीन के बीच में विवाद होता है एक नदी द्वीप को लेकर के। फिलीपींस जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे जाता है, वहाँ पे चीन के खिलाफ डिसीजन सुनाया जाता है। बाकी चीन जो है उस डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है। तो यूएन की एक बॉडी के डिसीजन को चीन मानने से इनकार कर देता है और यूनाइटेड नेशन खामोश है वहाँ पे। इसलिए हमें यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतांत्रिक देश को यूएन में परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। इसलिए यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कोरोना महामारी से निपटने में यूएन नाकामयाब रही है, इसलिए यूएन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो कई सारे आपको पहलू दिखेगा विश्व में जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में किया गया था, तत्कालिक परिस्थिति से निपटने के लिए किया गया था, वो उस समय की परिस्थिति के लिए भले ही प्रासंगिक था, लेकिन आज की परिस्थिति के लिए यूएन प्रासंगिक नहीं है। इसलिए ये मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि वर्तमान में भारत लगातार मांग करता है कि यूएन में रिफॉर्म्स होना चाहिए। इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए लौटते हैं क्वेश्चन पे। टोडा जनजाति संबंधित है तमिलनाडु से। टोडा पार्ट है तमिलनाडु का, लेकिन ये टोडा नहीं है, टोटो है। टोटो जनजाति कहाँ की है? तो टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल की जनजाति है। पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र, अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का मैप, तो वो भूटान को टच करता है। तो पश्चिम बंगाल का वो क्षेत्र जो भूटान से मिलता है,
उसके भूटान के बाउंड्री के बगल में या बाउंड्री के नीचे पश्चिम बंगाल में ही टोटो जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टोटो जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।